प्रमुख के मुकदमे की पहली बार घोषणा होने के कुछ हफ्तों तक आशिबी घर लौट आई और खुद को समझाने की कोशिश की कि उसके पास शांति है। वो भौंकने के आदेशों के बजाय सूरज की रोशनी में जागती थी, नौकरों के क्वार्टर में संकीर्ण खाट के बजाय अपने बिस्तर पर सोती थी, और यहां तक कि भाप से भरे रतालू दलिया के कटोरे पर अपनी मां के साथ हंसने की हिम्मत भी करती थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि शांति केवल एक भ्रम है। पहला पत्र दरवाजे के नीचे करीने से मुड़ा हुआ आया। कोई नाम नहीं, कोई प्रेषक नहीं, बस गंदे अक्षरों में लिखे शब्द। शेर भले ही पिंजरे में बंद हो, लेकिन उसका बच्चा अपने पंजे तेज कर लेता है। उसकी मां ने उसे तुरंत जला दिया और बुदबुदाया, पुराने वफादार, बिना मालिक के कुत्ते, उन्हें तुम्हें डराने मत दो। लेकिन पत्र आते रहे। कुछ गुप्त चेतावनियां थी, कुछ परोक्ष धमकियां। तुमने माचिस जलाई, अब आग का इंतजार करो। एक सुबह खिड़की से चिपक कर बस इतना कहा, आपका उपचारकर्ता आपके लिए आएगा। आशिबी ने अपनी कंपकंपी को छुपाने की कोशिश की। रात में जब उसकी मां सो गई तो उसने लुकास के चेहरे को याद करते हुए अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया। टूटा हुआ, धोखा दिया हुआ, जलता हुआ। उसने खुद से कहा कि वो समाप्त हो गया है। एक बर्बाद आदमी शर्म से पानी पानी हो गया। लेकिन पत्रों ने उसे संदेह में डाल दिया। फिर वो आया, नया आदमी। वो तूफान के बाद प्रकाश की भांति प्रकट हुआ। गर्म आंखें, कोमल हंसी, हाथ जो उसे तब संभालते थे जब छाया बहुत लंबी हो जाती थी। वो लुकास नहीं था, उसके करीब ही नहीं। उसमें उस खतरनाक अग्नि का अभाव था, लेकिन उनकी उपस्थिति एक बम थी। और जब उसने उसे चूमा तो आशिबी ने उसका स्वाद लेने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने दूसरे के भूत का पीछा करने के लिए उन्हें बंद कर दिया। उसने खुद से कहा कि यह प्यार नहीं था, यह व्याकुलता थी, आराम था। ये लुकास के हाथों की याद ही थी जिसने उसे उससे चिपकाए रखा। लुकास के मुंह की प्रतिध्वनि जिसने उसे उसके चुंबन का उत्तर दिया। और फिर भी उसकी बाहों में पत्रों का भूतिया डर कम हो गया। उसकी मां ने परिवर्तन देखा। उसने चेतावनी दी, ये आदमी बहुत आसानी से आ गया है। प्यार उन घावों के लिए पट्टी नहीं है जो आपने खुद बनाए हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस राज्य को छोड़ दो आशिबी। लेकिन आशिबी केवल सिर हिलाते हुए मंद मंद मुस्कुराई। मां, मैं इसके लायक हूं। मैं थोड़ी मिठास का पात्र हूं। वो नहीं जानती थी कि वो पहले से ही लुकास के जाल में फंस रही थी। नया आदमी वो सब कुछ था जो लुकास में नहीं था। नरम, कोमल, खुश करने के लिए उत्सुक। वो आसानी से हंसता था, ऐसी कहानियां सुनाता था जो उसकी शामों को गर्मजोशी से भर देती थी, और उसे ऐसे छूता था जैसे वो नाजुक कांच हो। महीनों में पहली बार आशिबी ने अपने सीने पर प्रतिशोध का बोझ डाले बिना खुद को वांछित महसूस करने दिया। लेकिन सच तो यह है कि वो उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उसके दिल ने उसे चुन लिया था। उसका शरीर उस रोमांच को चाहता था जो लुकास ने एक बार उसमें प्रकट किया था। उसके प्रेमी के हाथ का हर ब्रश, लालटेन की चमक के नीचे चुराया गया हर चुंबन उसे याद आने वाली आग की छाया मात्र थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नाटक किया कि ये लुकास की खुशबू है, लुकास की ताकत है, लुकास की भूख है। तुलना ने उसे परेशान कर दिया, लेकिन व्याकुलता दर्द को सुन करने के लिए काफी थी। रातें लंबी हो गई। उनकी हंसी भोर में फूट पड़ी। उसने उसके दिनों को ध्यान से भर दिया, उसके दिमाग को उन अशुभ पत्रों से दूर कर दिया जो अभी भी उसके दरवाजे पर दिखाई देते थे। एक सुबह उसे लकड़ी के फ्रेम पर एक और नोट चिपका हुआ मिला, जो इच्छा से भीगने पर सबसे धीमी गति से जलता था। वो ठिठक गई, उसका दिल लड़खड़ा रहा था। लेकिन उसका नया आदमी उसके पीछे आया, उसके कंधे को चूमा और फुसफुसाया, इसे अनदेखा करो। वे कोई भी हो, तुम्हें छू नहीं सकते। जब तक मैं यहां हूं तब तक नहीं। यह उसे शांत करने के लिए पर्याप्त था।
उसे वापस उसकी ओर झुकाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उसकी मां की तेज नजरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने देखा कि किस तरह से आशिबी के गाल बहुत आसानी से लाल हो गए, जिस तरह से वो उसकी तरफ दौड़ी जैसे कि वो किसी अदृश्य चीज से भाग रही हो। तुम फिसल रहे हो, उसकी मां ने एक रात कहा, लोहे जैसी कठोर आवाज। आप सोचते हैं कि ये आदमी आपको बचाता है, लेकिन वो केवल एक दवा है, भागने पर बना प्रेम जहर है। इससे पहले कि ये तुम्हें पूरी तरह निगल जाए, इस शहर को छोड़ दो। आशिबी ने उद्दंडतापूर्वक अपना सिर हिलाया। मैंने अपनी जवानी दर्द और बदले के लिए समर्पित कर दी है। क्या मैं थोड़ी सी खुशी का हकदार नहीं हूं? मां, क्या मैं फिर से जीवित महसूस करने का हकदार नहीं हूं? उसकी मां के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। गरीबी की तुलना में सुख ने महिलाओं को अधिक मारा है। लेकिन आशिबी ने नहीं सुनी। वो बहुत दूर जा चुकी थी। उन स्पर्शों की बहुत भूखी थी, जिसने उसके अतीत को उसके वर्तमान के साथ धुंधला कर दिया था। ये देखने में बहुत अंधा था कि हर चुंबन सावधानी से बुने गए जाल का हिस्सा था। चीफ ओलाडापो का मुकदमा हर सूर्योदय के साथ नजदीक आता गया, और इसके साथ ही शहर में तनाव धुएं की तरह गहराता गया। पड़ोसियों ने उस दिन के बारे में कानाफूसी की जब अपमानित शेर अंततः चुप हो जाएगा। एशेबी के लिए ये उसके पिता की कहानी का अंतिम अध्याय था, जिस दिन न्याय पर मुहर लगेगी। वो मुख्य गवाह थी। उसकी गवाही मुखिया को हमेशा के लिए दफन कर सकती है, लेकिन तैयारी करने के बजाय उसने खुद को अपने प्रेमी की बाहों में डूबने दिया। उसके पास घंटों चुराने, उसके शरीर को सोचने के लिए इतना व्यस्त रखने, अपने कर्तव्य को याद करने के लिए इतना विचलित रखने का एक तरीका था। रातें उसके हाथों से लापरवाह हो गई, और सुबह उसके चुंबनों से बोझिल हो गई। जब वो उसके साथ थी तो दुनिया सिमट कर रह गई, और केवल उसकी गर्माहट बची रही। पत्र आते रहे, जिनमें से प्रत्येक पिछले पत्र से भी अधिक भयावह था। एक पर दांतेदार स्याही से लिखा हुआ था, तुम्हें लगा कि तुमने उसे तोड़ दिया है, लेकिन भूत नहीं मरते, मैं इंतजार करता हूं। एक और फूल के अंदर मुड़ा हुआ आया। उसकी पंखुड़ियां चोटिल थी। जब शावक ने अपने दांत तेज किए तो शेर फिर से दहाड़ने लगा। आशिबी की मां ने कांपते हाथ से उन्हें पढ़ा, बेटी, ये बेकार की बातें नहीं हैं। कोई तुम्हें देख रहा है, कोई चाहता है कि आप मुकदमे से पहले चले जाएं। लेकिन आशिबी अपने प्रेमी के सीने से लगकर केवल हंसती रही। मां, आप बहुत चिंता करती हो, मैं अब सुरक्षित हूं। क्या तुम नहीं देख सकते? वो मुझे भूला देता है, वो मुझे जीवित होने का एहसास कराता है। उसकी मां की आंखें झुक गई। भूल जाओ, बिल्कुल यही बात मुझे डराती है। प्यार का मतलब तुम्हें अंधा करना नहीं है अशीबी, ये आपकी आंखें खोलने के लिए है। लेकिन ये आदमी, उसने उन्हें बंद कर दिया है, और जब वो दिन आएगा तो तुम तैयार नहीं रहोगे। उस रात जब आशिबी अपने प्रेमी की बाहों में लेटी थी, उसकी मां की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर भी जब उसके होठों ने उसकी गर्दन और हाथों ने उसकी कमर का पता लगाया, तो उसने भीतर की आवाज को दबा दिया। उसने खुद से कहा कि ये दर्द के बाद उसका इनाम है, बर्बादी के बाद उसका उपचार है। लेकिन अंदर ही अंदर एक छाया ने हलचल मचा दी। वो इस विचार को हिला नहीं पा रही थी कि कहीं अंधेरे में कोई तार खींच रहा था, और वो कितनी आसानी से नृत्य कर रही थी, इस पर हंस रहा था। और उसने एक बार भी अपने आप से वो सवाल नहीं पूछा जो मायने रखता था। क्या होता अगर ये आदमी उसका होता ही नहीं? अगर वो उनका होता तो क्या होता? मुकदमे की सुबह भारी बारिश के साथ हुई। दूर तक गड़गड़ाहट हुई, मानो आकाश स्वयं किसी राजा के पतन का गवाह बनने के लिए तैयार हो गया हो। आशिबी जल्दी उठ गई। उसकी नसें तंग गई। उसकी गवाही उसके दिमाग में हजारों बार दोहराई गई। आज मुखिया को अपने ताबूत में आखिरी कील का सामना करना पड़ेगा। उसकी आवाज। उसके प्रेमी ने उसके माथे को धीरे से चूमा। आप ठीक होगे। जाने से पहले इसे पिए, यह आपकी नसों को शांत करेगा।
उसने उसके हाथों में गर्म चाय का कप पकड़ाया। उसकी मुस्कान स्थिर, आश्वस्त करने वाली थी। वो घूंट पीने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकी। स्वाद थोड़ा कड़वा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी भक्ति से नरम हो गई कि उसने इसे खारिज कर दिया। कुछ क्षण बाद उसकी दुनिया धुंधली हो गई। उसके अंग भारी हो गए, उसकी दिल की धड़कन धीमी हो गई, उसकी पलकें पत्थर की तरह डूब गई। उसने बोलने, उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी बाहों ने उसे धीरे से पकड़ लिया और उसकी पीठ बिस्तर पर गिरा दी। आराम करो, वो फुसफुसाया। बस आराम करो। जब वो दोबारा उठी तो कमरे में अंधेरा था। उसकी जीभ मोटी लग रही थी, उसका सिर ढोल की तरह बज रहा था और दीवार पर लगी घड़ी उसका मजाक उड़ा रही थी। घंटों बीत चुके थे। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास पहुंची और उसने सड़क पर समाचार पत्रों को सुर्खियां बटोरते हुए देखा। चीफ ओलाडापो ने सफाई दी। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उसका पेट गिर गया। कोई गवाही नहीं, कोई न्याय नहीं। जिस साम्राज्य के बारे में उसने सोचा था कि उसने इसे नष्ट कर दिया है, वो फिर से सांस ले रहा है। उसका दरवाजा चरमराकर खुला और वो वहां था, लुकास। वो जितना उसे याद था उससे अधिक लंबा, दुबला खड़ा था। उसके तीखे नैनक्श मंद रोशनी में छाया हुआ था। उसकी आंखें इच्छा और क्रोध के बीच किसी चीज से जल उठीं। नमस्ते, मेरे उपचारक, उसने धीरे से, लगभग कोमलता से कहा। आशिबी ठिठक गई, उसकी छाती कस गई। उसके घुटने झुकना चाहते थे, लेकिन उसका शरीर उसी भूख से दर्द कर रहा था जिसने एक बार उसे धोखा दिया था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। लुकास ने धीरे धीरे उसकी परिक्रमा की, जैसे कोई शिकारी शिकार का अध्ययन कर रहा हो। मुझे बताओ, अशीबी, तुमने मुझमें आग क्यों जलाई, जबकि तुम मुझे नष्ट करना ही चाहती थी? क्या मेरे पिता आपके प्रतिशोध के लिए पर्याप्त नहीं थे? क्या तुम्हें भी मेरी जरूरत थी? उसका गला सूख गया। उसने हताश होकर पुकारा, डार्लिंग, तुम कहाँ हो? लुकास हंसा, अंधेरा और क्रूर। ओह, बाहर आओ। दरवाजा और खुल गया और उसका प्रेमी अंदर चला गया। सिर झुक गया, शर्म उसके चेहरे पर उभर आई। आशिबी का दिल रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लुकास की मुस्कान हवा में ब्लेड की तरह कट गई। वो मेरा था, मेरी रचना, मेरी छाया। मैंने उसे बनाया और तुम उससे प्रेम करने लगे। उसका शरीर कांप उठा। क्रोध, भ्रम, भय और इच्छा ने उसे एक ही तूफान में तोड़ डाला। आप कैसे कर सकते हैं? वो फुसफुसाई। लुकास की आंखें सख्त हो गई, आवाज धीमी और घातक। नहीं, अशीबी, आप कैसे कर सकते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। आशिबी का प्रेमी नहीं, उसका धोखा एक तरफ खड़ा था। उसके झुके हुए सिर से शर्म टपक रही थी। उसकी हर सांस भारी, विश्वासघात से जहरीली महसूस हो रही थी। उसने उसे घूर कर देखा, फिर लुकास को। उसका दिमाग चकरा गया। आपने इसकी योजना बनाई। उसकी आवाज फट गई। लुकास की हंसी धीमी, खतरनाक थी। योजना बनाई? नहीं ओशिबी, मैंने आयोजन किया। आपकी दी हुई हर मुस्कान, आपका हर स्पर्श उसे चुराने देता है। वो मैं ही था। छूना, सीखना, इंतजार में। वो करीब आया, उसकी उपस्थिति दमघोंटू, नशीली थी। और तुम गिर गए, इतनी आसानी से। मुझे बताओ, मरहम लगाने वाले, क्या ये वो प्यार था जो तुमने उसके लिए महसूस किया था? या तुम बस उसके माध्यम से मुझे फिर से चखने की कोशिश कर रहे थे? उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो सही था। जिस आदमी से वो चिपकी रही, वो कभी उसका नहीं था। वो केवल उस भूत का विकल्प था जिसे वो भगा नहीं सकती थी। और अब भूत उसके सामने हाड़मांस खड़ा था, पहले से कहीं अधिक तेज, मजबूत और अधिक खतरनाक। उसे अपनी आवाज मिल गई। तुम बीमार हो। तुमने मुझे धोखा दिया।
लुकास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं अशीबी, तुमने अपने आप को धोखा दिया। तुमने मुझ में आग जलाई, मुझे जीवन दिया, फिर जहर दे दिया। क्या मेरे पिता की बर्बादी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? तुम्हें भी तोड़ना था मुझे, और अब देखो, टूटा हुआ भी। मैं एकमात्र आदमी हूं जिसे तुम चाहना बंद नहीं कर सकते। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई विरोध नहीं आया, क्योंकि उसकी निकटता ने उसके शरीर को फिर से धोखा देने पर मजबूर कर दिया। लुकास ने धोखेबाज की ओर रुख किया। उसका लहजा आदेश जैसा था। छुट्टी। वो आदमी अपने पीछे का दरवाजा बंद करके चुपचाप बाहर चला गया। अब ये केवल उनमें से दो थे, हंटर और हंटेड। हालांकि इशबी को अब नहीं पता था कि कौन था। वो उसके गालों को अपने खुरदुरे हाथों से पकड़ते हुए करीब झुका। उसके अंगूठे ने उसके निचले होंठ को छुआ, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो गोली तुमने मुझे दे दी, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज इच्छा और जहर का मिश्रण थी। जिसने मुझे कुछ नहीं बनाया। मारक औषधि क्या है? मुझे बताओ। उसकी सांसें कांप उठीं। मुझे नहीं पता। लुकास की पकड़ कड़ी हो गई। उसका माथा उससे टकरा रहा था। उसका स्वर आग और बर्फ जैसा था। फिर ध्यान से सुनो। इसे ढूंढने के लिए आपके पास 48 घंटे हैं। 48 घंटे, एक शेबे, या फिर तुम अपनी मां को फिर कभी नहीं देख पाओगे। उसकी आंखें भय से फैल गई। आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसकी मुस्कान क्रूर, दुष्टतापूर्ण शांत थी। मेरे पास पहले से ही है, हीलर, और मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। कमरे में हवा मोटी थी। बिजली गिरने से पहले के आकाश की तरह चार्ज हो गई थी। आशिबी का शरीर कांप उठा, लेकिन सिर्फ डर से नहीं। लुकास की निकटता अपने आप में एक हथियार थी। उसकी सांसें उसके होठों पर हावी हो रही थी। उसके हाथ उसकी त्वचा पर मजबूती से टिके हुए थे। उसकी धमकी का हर शब्द खुशी की स्मृति से सना हुआ था। 48 घंटे, उसने दोहराया। उसकी आवाज धीमी, स्थिर, भयानक रूप से शांत थी। मेरे लिए दवा ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी मां धुएं की तरह गायब हो जाएंगी। उसकी नाड़ी तेज हो गई। वो उसे दूर धकेलना चाहती थी, उसके चेहरे पर थूकना चाहती थी और उसे राक्षस कहना चाहती थी। लेकिन जब उसका अंगूठा उसके जबड़े के साथ धीरे धीरे घसीटा गया, जब उसकी निगाहें उस परिचित तीव्रता से उस पर पड़ी, तो उसका संकल्प टूट गया। वो उससे नफरत करती थी, उसका तिरस्कार करती थी, और फिर भी उसका एक खतरनाक हिस्सा अभी भी उसके लिए तरस रहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो फुसफुसाई। आपके पिता स्वतंत्र हैं। आपका नाम पुनः स्थापित किया गया है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? लुकास हंसा, लेकिन यह कड़वा, खोखला था। पर्याप्त। आप सोचते हैं कि मैं जो चाहता था वो मेरे पिता की आजादी है। नहीं अशीबी, मैं मुझे चाहता था। मेरी मर्दांगी, मेरा जीवन, जो आग तुमने चुराई है। जैसे जैसे वो करीब झुका, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। होंठ उसके कान के खोल को छू रहे हैं, और यदि तुम इसे वापस नहीं दोगे तो मैं तुमसे वह चीज ले लूंगा जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। मैंने तुमसे सीखा, मरहम लगाने वाले। प्रतिशोध का स्वाद तब बेहतर होता है जब वो व्यक्तिगत हो। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उसके शरीर ने उसकी निकटता से कांपते हुए उसे फिर से धोखा दे दिया। वो फुसफुसाई, और अगर मैं असफल हो जाऊं। उसके मुंह पर एक ही बार में क्रूर और अंतरंग मुस्कान उभर आई। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ा, उस तरह टूटना कैसा लगता है। किसी ऐसी चीज की लालसा करना जो आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकती। उसने बस इतना पीछे खींच लिया कि उसकी अभिव्यक्ति को दर्द से करवट लेते हुए देखा, फिर अपनी उंगलियों को उसकी बाह में फंसा दिया, जिससे उनमें आग लग गई। मैं तुम्हारा डर नहीं चाहता, अशीबी, उसने अंततः कहा। उसका स्वर स्टील के ऊपर रेशम की तरह बदल रहा था।
मैं तुम्हारी लड़ाई चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो नष्ट किया है उसे ठीक करने के लिए आप कितनी दूर तक दौड़ेंगे। और जब तुम मेरे पास लौटती हो तो उसकी आंखें उसके होठों पर टिक जाती थी, फिर नीचे झुक जाती थी। तुम मेरे बनकर लौटोगे। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, वो लड़खड़ाते हुए वापस चली गई। उसका दिल आतंक और इच्छा की घिनौनी खींचतान के बीच फंसा हुआ था। लुकास ने गेम सेट कर दिया था और घड़ी पहले से ही टिक टिक कर रही थी। 48 घंटे उसकी मां का जीवन और शायद उसकी अपनी आत्मा अधर में लटक गई। आशिबी के लिए शहर छाया की भूल भुलैया बन गया। हर सड़क का कोना एक आग की तरह महसूस होता था। हर अजनबी की नजर एक अनुस्मारक थी कि लुकास हमेशा 2 कदम आगे था। वो दवा की दुकानों से लेकर पुराने चिकित्सकों के पास भागी, धूल भरे क्लिनिकों में नर्सों को रिश्वत दी, जड़ी बूटियों और जहरों के बारे में कानाफूसी करने वाले औषधालयों से भीख मांगी। उनमें से किसी के पास उत्तर नहीं था। हर सूर्योदय के साथ समय बीतता गया और उसकी मां का चेहरा उसे सताता रहा, कमजोर, भयभीत, प्रतीक्षारत। लेकिन अशेबी में सिर्फ डर ही नहीं जल रहा था, ये जुनून था। अपनी उन्मत्त खोज के बीच भी उसने उसे देखा। लुकास अपनी जेबों में हाथ डालकर फार्मेसी के बाहर एक दीवार के सहारे बाजार में खड़ा है। उसकी टैक्सी के शीशे में एक छाया दिख रही है। उसने कभी उसे छुआ नहीं, कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी उसे सुलझाने के लिए काफी थी। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसके शरीर में जिस तरह से तेजी आई, उससे उसे नफरत थी। उसे नफरत थी कि घबराहट में वो अभी भी उसके हाथों की गर्मी, उसके चुंबन के स्वाद के लिए तरस रही थी। एक रात थकी हुई और टूटी हुई वो घर लौटी और उसे अपने बिस्तर पर एक और पत्र मिला। इस बार ये कोई खतरा नहीं था, ये एक स्मृति थी। आपने कभी नहीं पूछा कि आपके शरीर ने मेरा उत्तर क्यों दिया, जबकि कोई और इसे जागृत नहीं कर सका। पढ़ते समय उसके हाथ कांप गए, क्योंकि जिस सच्चाई को उसने दफना दिया था वो वापस आ गई थी। उसने कभी भी उसे तरसना बंद नहीं किया था। उसके नकली प्रेमी के साथ व्याकुलता और कुछ नहीं बल्कि एक झूठ था जो उसने खुद से कहा था। उस रात उसकी मां ने उसके कंधे पकड़ लिए। उसकी आंखें डर से जंगली हो गई। बच्चे, ये जगह छोड़ दो, उसे छोड़ दो, इससे पहले कि वो तुम्हें पूरा निगल जाए, भाग जाओ। लेकिन आशिबी केवल अंधेरे में देखती रही जहां उसने लुकास की छाया की कल्पना की। वो अपने आप से फुसफुसा कर बोली, यदि मैं दौड़ूंगी तो वो मेरा पीछा करेगा, अगर मैं लड़ूं तो भी वो वही रहेगा। सच तो ये है कि मैं उससे बच नहीं सकता। घड़ी उसके 48 घंटों के अंत की ओर निर्दयतापूर्वक टिक टिक करती रही, और जितना उसने मारक की खोज की, वो जानती थी कि उसकी असली लड़ाई समय के खिलाफ नहीं थी। ये उस आदमी के खिलाफ था जो उसके लिए अभिशाप और उसकी लत बन गया था। 48वां घंटा घंटी बजने की अंतिम ध्वनि की तरह आया। आशिबी लड़खड़ाते हुए उस हवेली में पहुंची जहां ये सब शुरू हुआ था। उसकी हथेलियों में एक छोटी सी शीशी थी। उसने भीख मांगी थी, रिश्वत दी थी और रो रो कर मारक औषधि प्राप्त की थी, या कम से कम बूढ़े मरहम लगाने वाले ने कसम खाई थी कि वो उसके द्वारा किए गए नुकसान को ठीक कर देगा। संगमरमर के फर्श को पार करते समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। लुकास इंतजार कर रहा था। वो काले कपड़े पहने, हाथ में शराब का गिलास लिए, भव्य सीढ़ी के सामने लापरवाही से झुक गया। उसकी आंखें उस पर ऐसे घूम गई जैसे कोई आदमी अपने शिकार का स्वाद चख रहा हो। मेरे मरहम लगाने वाले, उसने खींच लिया, तुम वापस आ गए। उसने शीशी उसकी ओर बढ़ा दी। यहां, इसे ले, अब मुझे मेरी मां दे दो। उसकी मुस्कुराहट घुमावदार, क्रूर लेकिन मोहक थी। उसने उसके हाथ से शीशी छीन ली और उसे रोशनी के सामने रख दिया।
आपने इसके लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया, उसके लिए या मेरे लिए? इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, उसने उसका कॉर्क खोल दिया और तरल को एक सहज गति में नीचे गिरा दिया। इसके बाद सन्नाटा छा गया। एक लंबे, कष्टदायक क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक तेज सांस खींची। उसकी छाती ऊपर उठी। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक धीमी, दुष्ट मुस्कान फैल गई। इसने काम किया। उसकी आवाज धीमी थी, विजय से कांप रही थी। उसने शीशा गिरा दिया, जिससे वो संगमरमर पर टूटकर बिखर गया। आपने जो चुराया था, वो मुझे वापस दे दिया है। और अब, इससे पहले कि वो हिल पाती, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। उसका मुंह उसके मुंह से टकराया। चुंबन भयानक, भूखा, उग्र था। आशिबी ने विरोध करने की कोशिश की, खुद को अपनी मां की याद दिलाने की कोशिश की, बदला लेने की, जो कुछ उसने खोया था उसकी याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया, पिघलकर उसके शरीर में समा गया। उस आग से दर्द कर रहा था, जिसे केवल वो ही प्रज्वलित कर सकता था। वो उसके होठों के पास फुसफुसाया, सड़क के लिए एक। उसके हाथ उसके शरीर पर एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की तत्परता से घूम रहे थे, ये दावा करते हुए कि वह जो मानता था वो उसका अधिकार था। उसकी उंगलियों का हर ब्रश उसे उस सच्चाई की याद दिलाता था, जिसे दफनाने के लिए उसने संघर्ष किया था। चाहे झूठ कुछ भी हो, चाहे दर्द कुछ भी हो, लुकास ही एकमात्र आदमी था जो उसे जला सकता था। जब वो आखिरकार पीछे हट गया, तो उसकी आंखें विजय और जुनून दोनों से चमक उठीं। अपनी मां, मरहम लगाने वाले के पास वापस दौड़ो। वो फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप कभी आजाद नहीं हुए। अशेबी रात में लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। उसके होंठ सूजे हुए थे। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आत्मा फटी हुई थी। उसने अपने पिता का बदला लिया था, अपने दुश्मनों से बच गई थी, अपनी मां को बचा लिया था। फिर भी जैसे ही हवेली की रोशनी उसके पीछे फीकी पड़ गई, उसे सच्चाई का पता चला। लुकास जीत गया था, क्योंकि नफरत में भी, प्रतिशोध में भी, डर में भी वो फिर भी उसी की थी।